बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुस्ला मलिक। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद आवाम की चीखें निकल गई हैं और ये कहा जा रहा है कि महंगाई का एक बड़ा तूफान अब आने वाला है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में जिस कदर इजाफा किया गया, इसके बाद से अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हर चीज की कीमत बढ़ेगी। ट्रैवल का जो एक्सपेंस है वो बढ़ेगा, चाहे खुद नोश की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि सारा दारो मदार इकानमी का पेट्रोलियम मसनूआत पर होता है, ट्रांसपोर्टेशन पर होता है, जिसके नतीजे में अब आवाम को एक बड़ी महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सर्दियां आने वाली हैं। LNG के हवाले से जो हुकूमत ने पॉलिसी अपनाई, जो मुआवजे किए जा रहे थे माजी की हुकूमत में, उससे हट के फौरी LNG खरीदने की जो कोशिश की गई, उसमें भी हुकूमत नाकाम हुई और जो हुकूमत की तरफ से टेंडर्स तलब किए गए हैं उस तक आज भी किसी ने जवाब नहीं दिया। गोया LNG भी अब पाकिस्तान के पास नहीं होगी, जिसकी कमी की वजह से सार्फिन को शदीद गैस की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ हुकूमत जिस सियासी बहरान की तरफ बढ़ रही है, इन हालात में अमरीकी नाज़िमुल उमूर की अपोजिशन की जमातों से, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मुलाकातों का नतीजा क्या निकलेगा। बज़ाहिर अमरीका नाराज नजर आता है पाकिस्तान की हुकूमत से, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों से उसकी बातचीत का अमल जारी है। और इन हालात में हुकूमत जो मुख्तलिफ फैसले उसने अभी करने हैं, DGISI की तैनाती के हवाले से भी, उसमें भी काफी ताखीर होने की वजह से हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। इसके भी जायजा लेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम रेड्डी। उनसे हम पूछेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है, फिर LNG की वजह से, शॉर्टेज की वजह से जो गैस बहरान सर पर मंडाने लगा है, इससे आम आदमी के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी कितनी मुतासर हो सकती है। अकील करीम रेड्डी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि जितनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, हुकूमती तावीलें अपनी जगह पे, लेकिन कितना बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, महंगाई कितनी बढ़ सकती है, और खासतौर पर किस शोबे में ज्यादा आप समझते हैं कि इसके असरात होंगे? देखें, जाहिर बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने का मतलब तो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड आपके सारे ही सेक्टर में थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट 7% प्राइस, और ये 7% अच्छी खासी प्राइस होती है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफी ऊपर आ रहा है और ये पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाने की वजह से महंगाई तो आएगी, लेकिन ये इशू के हम महंगाई आ गई, उसके आने की भी वजूहत है। तो पूरी दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस काफी बढ़ चुकी है। क्रूड की प्राइस जो लास्ट वर्किंग डे में क्लोज हुआ $85, और यही क्रूड $20-22 में किया था। तो वजूहत भी सामने हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हमारे यहाँ लोगों की इनकम नहीं, और इनकम न होने की वजह से वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक रास्ता है कि आपको लोगों की सैलरीज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ये महंगाई तो आप रोक नहीं सकते, हाँ, लेकिन लोगों की अगर इनकम बढ़ जाती है तो फिर शायद वो मुकाबला कर सकते हैं महंगाई का। तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जो सब्सिडी वगैरह जो बिजनेस कम्युनिटी को दे रहे हैं, उससे अब हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अब सब्सिडी डायरेक्ट आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, और उसके ऊपर गवर्नमेंट डेफिनेट काम कर रही है। एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम लाने की जरूरत है कि आम आवाम ज्यादा मुतासिर। लेकिन करीम साहब, अगर आप देखें इस वक्त सैलरीज बढ़ाना शायद हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, फंड्स की अदम दस्तयाबी होगी। इन हालात में जो सब्सिडी की आपने बात की, बिजली की सब्सिडी आम आदमी को देने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि आप एप्टमा को, दीगर बड़े जो सनती यूनिट्स हैं, उनको आप देने की बजाय आम आदमी की सब्सिडी में इजाफा कर दें। आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी पैसे बहुत बना रही है और उनको किस्म की सब्सिडी की जरूरत नहीं है, और ये बैलेंस शीट खुद बताती है कि लोगों के प्रॉफिट कितने गुना बढ़ गए हैं। अब जब आपके सामने सारी बैलेंस शीट है, आपके सामने टैक्स नेट में लोग पैसा भी दे रहे हैं और आपका रेवेन्यू टारगेट भी काफी बेहतर जमा हो रहा है, तो ये आपकी बात सही है कि आपको इसको फोकस करना चाहिए आम आवाम का, तो आम आवाम का और मिडिल क्लास का, क्योंकि ये बात है कि ज्यादा मुतासिर हो गए। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है कि पिछले दिनों जितनी भी पॉलिसी बनी है वो तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए की। आपने ट्रस्ट की सूरत में 500 अरब 15 साल के लिए दिया, फिर आपने GIDC खत्म किया,
ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए लिए गए हैं और उसका बेनिफिशियरी भी बिजनेस कम्युनिटी रही है और उनके बिजनेसेस भी काफी बेहतर हुए हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि आम आवाम थोड़ी सी पिस रही है महंगाई की वजह से, तो इस वक्त गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है कि जो पॉलिसी 3 साल में बनी है, अगले 2 साल में आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है कि ये जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है उनके लिए कोई रिलीफ लाने की जरूरत है। जाहिर बात है कि अभी सेल टैक्स भी लगेगा तो ये भी आदमी को महंगाई का इजाफा डबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। बजट तो नहीं है अभी, लेकिन आपको बीच में कोई ना कोई स्टेप्स ऐसे लेने होंगे जिसकी वजह से आदमी मुतासिर ना हो और कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है जो फौरी तौर पे है। मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब में कैपेबिलिटी है, जब वो आ जाते हैं वापस IMF से नेगोशिएशन के बाद, और मेरा ख्याल है IMF से पैसे भी आपको मिल ही जाएंगे और आपके पास रिजर्व भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग रिजर्व है, तो आपको कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फौरी तौर पे रिलीफ आपको जरूर प्रोवाइड करना पड़ेगा आम आवाम को और लोअर क्लास को। बिल्कुल ठीक। इसके लिए मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोविड में भी आप ये देखें कि ट्रांसपोर्ट से जिनका ताल्लुक था वो बेचारे मुतासिर हैं, छोटे दुकानदार काफी सफर किया उन्होंने। अब ऊपर से महंगाई उनको अलग तंग कर रही है, तो ये स्टेप हमें फौरन लेने की जरूरत है और इसमें बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, उनको बुला के बताया जा सकता है कि पिछले 2-3 साल आपके बहुत अच्छे रहे हैं और अब आप भी हमें अपना सपोर्ट दें। हम खुद भी चाहते हैं कि जो मुतासिरीन है या जो मुतासिर हुए महंगाई से, जो बेचारे निकल नहीं पा रहे, तो अब उनके लिए हम एक पॉलिसी बनाए ताकि उनको रिलीफ दिया जाए। रिलीफ की जैसे वकील साहब ये बताइए कि जो हुकूमत के बयान हमने देखे हुकूमती वज़रा के, खासतौर पर माजी की हुकूमत साहब का हुकूमत के शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ बड़ी तनकीद की गई LNG के एग्रीमेंट्स के हवाले से। हुकूमत ने LNG के जो है लॉन्ग टर्म मुआहदे खत्म करके स्पॉट शिपमेंट का फैसला किया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि LNG पाकिस्तान को कोई देने को तैयार नहीं है। हमने जो बिडिंग के लिए कहा लेकिन किसी ने कोई बिड नहीं किया, कोई पाकिस्तान को अब LNG इस कीमत में जिसपे हम लेना चाहते हैं कोई देने को तैयार नहीं है। क्या ये गलत फैसला नहीं था कि अब गैस का बहरान भी इस कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा? मेरा अपना ख्याल है कि LNG तो गवर्नमेंट ने एक नया एग्रीमेंट किया है, पिछली गवर्नमेंट के अलावा भी इन्होंने एक अच्छा एग्रीमेंट किया है और इसमें मेरे ख्याल से हुकूमत और आर्म फोर्सेस ने मिल के ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था और वो एग्रीमेंट जो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे फेवर में चला गया है। मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस के हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये नेब वगैरह को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अगर हम इन चीजों में नेब को लाते हैं तो फिर लोग डिसीजन मेकर नहीं बनते, वो भागते हैं डिसीजन से। अब मुझे नहीं लगता कि शायद खाकान वगैरह के हवाले से हमें कोई इस तरह की बात करनी चाहिए। वो एक रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर थे, ऑयल मिनिस्ट्री में भी उन्होंने काम किया है, मिर्जा इस्माइल उनके साथ थे। तो मेरा ख्याल है कि फोकस करने की जरूरत है कि डिसीजन मेकर बने। हमारे यहाँ ये होता है कि जब इस तरह के इवेंट हो जाते हैं कि लोग हर चीज के पीछे लग जाते हैं, तो आने वाला जो मिनिस्टर होता है वो डिसीजन मेकर नहीं बनता, वो घबराता है कि कल को मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई से हम दूर रहें। सारे ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, मुल्क हमारा पूरा, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में करप्शन, तो बहुत पूरे पाकिस्तान में करप्शन है, चाहे वो ये गवर्नमेंट का बोले, पिछली को बोलो या पिछली से पिछली को बोले। तो रिफॉर्म्स वगैरह अभी तक हम उस तरह के नहीं देख पाए हैं जैसे होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत है कि मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत अच्छी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बिल्कुल यूं की तरह है। तो मैं समझता हूँ अगर उसको फोकस करके उसको बेहतर किया जाए, उसमें हमें रिफ्ट की सिचुएशन को खत्म करने की जरूरत है। पार्लियामेंट में जब आप बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में बैठ के मसाइल हल करें। ये मसाइल आप ये समझ के हल करें कि आप इसका फायदा आम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, मिल के डिसीजन देंगे, क्रिटिसिज्म जो बुरी चीज है उसको जरूर करें, लेकिन हर चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो काम करती है क्रिटिसाइज करती है, अपोजिशन जो अच्छा मशवरा देती है गवर्नमेंट उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये चीजों को अब खत्म होना चाहिए। हमें मिल के बैठ के फैसले करने की जरूरत है, ताकि हमें तो हमारी प्रायोरिटी कंट्री हमारी है और कोई भी नहीं है, और उसके हमें बैठना तो पड़ेगा और बैठ के हम बहुत कामयाबी से मुल्क को चला सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। करीब रेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। मुल्क के सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब अंसार अब्बासी साहब और जनाब इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जायजा लेंगे मुल्क में बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ LNG के एक खतरे के हवाले से कि एक बहरान पैदा हो सकता है, और साथ साथ अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान की सियासी जमातों से मुलाकातें, नतीजा क्या निकलेगा। एक ब्रेक के बाद पुराना एक बार फिर खुश आमदेद। पेट्रोल बम गिर चुका, गैस बहरान सर उठा रहा है। इन हालात में अवाम जाएं तो जाएं कहाँ। हुकूमत की तावीलें अपनी जगह पे कि खित्ते के रीजन के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी ऐसी हैं। महंगाई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को खास उसका शिकार नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी की जिंदगी मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। इमरान खान साहब इस कौम को जो दर्स दिया करते थे सड़कों पर आने का, एहतजाज का, उस हवाले से उनका मौक़िफ़ ये होता था कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है या बिजली की कीमत बढ़ती है, तो इसका मतलब यह है कि हुक्मरान चोर और करप्ट हैं, और जब तक इंसाफ हासिल करने के लिए लोग सड़कों पर नहीं आएंगे उस वक्त तक महंगाई का तूफान रोका नहीं जा सकता। खान साहब ने एक नासिर बाग में जलसा भी किया, उससे पहले जो उन्होंने पैगाम जारी किया था इस कौम के नाम, जरा यह सुनिएगा। आज इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम हैं, और आज बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से न जाने उन्हें क्यों एहसास नहीं है, और फिर खास तौर पे उनका मौकफ था। ये बात तो अपनी जगह पे हकीकत है कि मुल्क के अंदर अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, गरीब पिस रहा है। लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने के बाद ये सारी बातें भूल चुके हैं। इसी का जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार जनाब अंसार अब्बासी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। अंसार अब्बासी साहब, इमरान खान साहब का तो यही पैगाम था कि जब टैक्सेस लगते हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोलियम की, गैस की, बिजली की, इसका मतलब यह है कि टैक्सेस की फिर भरमार होती है और आम आदमी पिस जाता है, अमीर आदमी अमीर तर हो जाता है। इन हालात में जब पेट्रोलियम की कीमतें इतनी बढ़ गई, LNG का क्राइसिस सर पर आन खड़ा है, गैस बहरान पैदा हो सकता है हुकूमत की अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से। यही वही हुकूमत है जो शायद खान अब्बासी साहब के मुआहदों के खिलाफ तनकीद क्या करती थी, वो एक चोर कहा करती थी, लेकिन आज खुद LNG मांगती फिर रही है, कोई देने को तैयार नहीं। देखें, अस्सलाम वालेकुम जी। अनफॉर्चुनेटली ये जो बात आपने कही, जो आपने स्टार्ट में जितनी भी बातें की, बिल्कुल सही बात है। और मेरी नज़र में एक तो चले कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि जी पेट्रोल का प्राइस वैसे महंगा हो गया, लेकिन ओवरऑल देखें कि पाकिस्तान में नौकरियां लोगों की जा रही हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे, और जो पॉवर्टी की फिगर्स हैं वो वर्ल्ड बैंक के लिहाज से आप देखें तो 5% वो भी बढ़ गए हैं। अच्छा, मुलाजमतें देने का इन्होंने वादा किया था, वो मुलाजमतें मतलब है कि ख़त्म होती जा रही हैं। घर इन्होंने बनाने की बात की थी, तो घर में आपको बताऊं कि जो कंस्ट्रक्शन रेट मेरे ख्याल आज से 3 साल पहले था, उससे शायद 75%, अगर डबल नहीं हुआ तो कम से कम 75% जो है वो बढ़ चुका है। तो एक तो बात ये है कि चले कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हम समझने के लिए तैयार हैं कि चले उस वजह से कुछ महंगाई हो रही है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो इनकॉम्पिटेंस है गवर्नमेंट की, ये बहुत बड़ा रीजन है। जब आप एक हुकूमत जो कम से कम 3-4 अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को चेंज कर देती है और फिर अपने फाइनेंस सेक्रेटरीज को चेंज कर देती है, और फिर इसके अलावा सूबों में देखें आप चुन चुन के जो आपके सूबे हैं जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, तो आप इंश्योर करते हैं कि हर सूबे में बुज़दार का कोई ना कोई फेसेट लगाया जाए। उस्मान बुज़दार साहब अगर आपने पंजाब में लगाए तो उस्मान बुज़दार साहब भी कोई ढूंढे, आप कश्मीर में तो वहाँ पे भी लगाएं, फिर उसी तरह के उस्मान बुज़दार साहब आप KPK में भी लगाएं। तो मुझे बताएं कि जब गवर्नेंस के ये हालात होंगे और फिर पूरी की पूरी जो आपका फोकस है वो चोर चोर डाकू डाकू, पिछले 3 साल हो गए। गवर्नमेंट इस तरह नहीं चलती। गवर्नमेंट से तो जो वादे किए होते हैं उनका दिन रात ये कोशिश होती है कि हम वो जो वादे करके आए हैं हम उनको पूरा करें, लोगों के लिए कुछ डिलीवर करें। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा अगर आप देखें ना फोकस किस चीज पे रहा, वो फोकस ये था कि चोर चोर डाकू डाकू, चोर चोर डाकू डाकू, और पकड़वाएं आप, अपोजिशन सबको पकड़वा दें, सबको आप। तो इकोनॉमी के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो,
ऑल्दो के जो आपने पहले सुनाई कि पहले जब अपोजिशन में थे तो क्या बात करते थे और जब गवर्नमेंट में आए तो क्या बात करते हैं, ये अक्सर वैसे हमने देखा कि अपोजिशन में आके जो अपोजिशन वाले जब गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि इनके सामने चीजें बहुत सामने हैं, बहुत खुल के सामने आई इमरान खान साहब के। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा कि अगर आपने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है, आपने मुल्क की गवर्नेंस को ठीक करना है, तो हम बार बार ये कहते हैं कि ये चार्टर जब तक आप नहीं करेंगे, एक कंसेंसस इवॉल्व नहीं करेंगे, और वो उसके लिए आपको उस अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा जिसके साथ आप अनफॉर्चुनेटली हाथ भी नहीं मिलाना चाहते। आपको भले वो अच्छे लगे, लेकिन उनकी भी एक रिप्रेजेंटेशन है, उनका भी एक मैंडेट लेके आए हैं वो वहां पे। तो जब तक वो बात नहीं करेंगे उनसे, आप उनको उठाएंगे नहीं, ये मसले हल नहीं होंगे। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तो मामला वैसे ही खराब हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम वो मौका जाया नहीं होने देती गवर्नमेंट। एक तो टेम्पर्स को हाई करते हैं, और दूसरा किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने ही नहीं देते, खुद नहीं आने देते। इतिहार में सब LNG की अगर हम बात करें, जो गैस बहरान की बात की जा रही है कि बहुत बड़ा गैस बहरान आ सकता है, LNG के हवाले से हुकूमत की इतनी नाकस पॉलिसियां, इतने नाकस फैसले, गुजरात से नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने अगर माजी के फैसलों पर तनकीद की तो अब उन्होंने खुद क्या इक़दाम उठाए? बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं। अपोजिशन का काम है, वो अपोजिशन ने उस तरीके से नहीं कोई इनके खिलाफ मुहिम चलाई जिसमें ये कॉर्नर हो जाते। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो बड़ी अहम है आपके साथ। देखें जी, जहाँ तक तो गैर मुल्की तेल के रेट का मसला है, वो तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसमें हम फंस गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद सोचनी चाहिए कि हमने क्या करनी। जिस तरीके से आपकी आबादी बढ़ रही है और आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये ग्रोथ रेट जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। और जितने ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपके रिसोर्सेज उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे, एक बात। दूसरी बात जो है वो है कि हमने ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। भाई ये बात मेरे सीनियर कह रहे थे गवर्नेंस के बारे में, गवर्नेंस की पोजीशन बहुत ख़राब है। हम ये नहीं तय कर पाए कि हमने करना क्या। मसलन जो चीज़ें हमारी खुद पैदा करनी है हमने, जिसमें हमारे गंदम है, चावल है, हमारे एडिबल ऑयल्स है, हम उस पर भी कुछ नहीं कर रहे, उस पर कोई प्लानिंग नहीं है। हम पर एकड़ इनकम जो है, पर एकड़ जो ईल्ड है वो बढ़ाने को हम तैयार नहीं है। जब तक आप पर एकड़ ईल्ड नहीं बढ़ाएंगे तो सारी उम्र आप किस तरह गुजारा करेंगे। मतलब एडिबल ऑयल का बिल अगर आप देखें तो वो बड़ा एक हैवी बिल है। और एक और बात है, एडिबल ऑयल में हमें ये भी नोट करनी है कि दुनिया में शायद हम वो उन ममालिक में से हैं जो सबसे ज्यादा पर कैपिटा घी इस्तेमाल करते हैं। घी का इस्तेमाल भी हमारा जो फीकस है वो दुनिया के ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अब ये अगर हम कैनोला उगाते हैं, हम इसको चीजें उगाते हैं जो जिसे हम सीड को ले सकते हैं और ऑयल पैदा कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मंसूबा होना चाहिए। और हर 6 महीने के बाद हमें नताइज मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं बहुत दुखी हूँ इस मामले पे। मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क में इस मामले के ऊपर कोई भी गौर नहीं कर रहा और किसी को भी परवाह नहीं है। हर आने वाला दिल तकारीर की नजर हो रहा है, लेकिन कोई आदमी इस मामले में ना तजवीज़ दे रहा है, ना ही हुकूमत किसी हिस्से पे अपना जाके काम करने को तैयार है। दूसरी चीज़ है, इसके बाद है हमारी जो रोज़मर्रा की सब्जी है, हमारी जो आलू है, लहसुन है, साग है, भिंडी है, शलजम, फूल गोभी, बैंगन, मेथी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे रोज़मर्रा की हैं। ये हम खुद ज़्यादा पैदा कर सकते हैं अगर इसके लिए किसी ने कोई तकलीफ करे, कोई अपना, इसमें जो का मज़ा नहीं है इस बात में और इसमें कोई वाह नहीं हो सकती, लेकिन ये काम हमें हमारे करने वाले हैं। फिर आप देखें कि आपकी जो दालें हैं, आपकी दालें का जो बिल है, जो हम बाहर से दालें मंगवा रहे हैं उनका बिल जरा आप देखें। आप क्यों नहीं हर साल ये कोशिश कर रहे कि आपकी दालें जो हैं वो खुद पैदा करें और आप पैदा करने के खुद कफील तो पता नहीं कब होंगे जी, वो तो बहुत बात की बात है। पहले आप ये फैसला तो करें ना कि आपने करना क्या है, आपने हासिल कैसे करनी है, इसके लिए कौन के रकबों को बढ़ाना है, रकबा बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है, सीट कौन सा लेना है। अब देखें ना, ये आपको मुझे समझ नहीं आती कि जिस मुल्क के अंदर हम मूंगी की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल पर अरबा रुपया हम दे रहे हैं, चने सफेद चने हैं, काले चने हैं, लोबिया है,
ये वो चीजें हैं जिसपे अब वक्त आ गया कि हम संजीदगी से गौर करें कि इनकी बिल्कुल ठीक एकड़ज है वो बढ़ाएं और इसके लिए अच्छा सीट दे के आए, और जो इदारे इसके लिए काम करते हैं वो भी तो काम करें ना। ये जो है ना पेट्रोल का महंगा होना और LNG गैस का ना होना, ये अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कम बच्चे पैदा करना और इन चीजों के ऊपर तवज्जो देना ये भी जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये भी संजीदा एफर्ट की जरूरत है। अगर नहीं आप संजीदा एफर्ट करते तो फिर आपकी जिंदगी ऐसे ही है कि जैसे गुजर रही है और खराब होती जाएगी। ठीक है, इफ्तिखार साहब एक ब्रेक पर हमें शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुल्क की सियासी जमातों और बिलखुसूस अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुलाकातें, और वो भी मरियम नवाज से अलग मुलाकात और शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर हैं उनसे अलग मुलाकात, ये किसकी मुस्तकबिल के हवाले से निशानदेही कर रही हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदेद। अमरीका की पाकिस्तान हुकूमत से नाराजगी, लेकिन इसके साथ साथ अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप से मुलाकातें। अंसार अब्बासी साहब, मुलाकातें भी शहबाज शरीफ साहब से अलग और मरियम नवाज साहबा से अलग, ये किस बात का इंडिया दे रही हैं? देखें, वैसे तो जनरली आपको पता है कि डिप्लोमेट्स मिलते रहते हैं पॉलिटिशियंस से, लेकिन जिन हालात में और ये अभी मीटिंग्स हो रही हैं इनके जो हमारे जो US एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट्स हैं और ये हमारे अपोजिशन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो अगर इसको देखते ही आप देखेंगे आपको क्या विकीलीक्स की वो जमाना याद नहीं आता कि उसमें जिस किस्म की चीजें हमारे सामने आई कि दुख हुआ कि जी किस किस्म के मामलात हमारे पॉलिटिशियंस और किस किस्म की बातें ये की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों के ऊपर ये एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अपरेंटली ये पॉलिटिशियंस के साथ मुलाकात हो रही होगी और वो कोई बात जो कहते हैं ना कि हम तो असल में सेंस ले रहे होते हैं पॉलिटिक्स की सेंस के और पल्स देखना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है क्या कुछ, लेकिन अमेरिका ने विकीलीक्स ने तो बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया कि देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिटिक्स में मनोवर करते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जब बात आती है तो उनका भी जो रोल होता है, तो इस लिहाज से मैं कहता हूं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उनके ऊपर नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि हमारे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जब इस किस्म का इंटरेक्शन हो तो कम से कम अकेले मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ 2 3 4 लोग। और ये तो अजीब सी बिल्कुल बात है, वही वाली बात कि अगर PMLN की लीडरशिप से मिलना था तो अच्छा था कि आप कोई शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहब से एक साथ में मुलाकात कर लेते। सो अमेरिका अगर बीच में आता है तो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कोई खैरख्वाही नहीं, कोई उसने हमारे लिए जो खराबी ही पैदा करनी है, लेट मी अश्योर यू, और हमें अनफॉर्चुनेटली हमें उनका किसी लिहाज से जरिया नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार अहमद साहब, आपको क्या लगता है अलग अलग मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहबा से मुस्लिम लीग की डिवीजन को वाजे कर देती है ये बात? देखें, मेरे ख्याल है वो और लोगों से मिले हैं, गिलानी साहब से भी मिले हैं, मोहम्मद सदई से भी मिले हैं, परवेज अली से भी मिले हैं, सालिक से मिले हैं, वो शायद आपको याद नहीं आ रहा। वो अपना ये लफ्ज जो मेरे सीनियर साथी ने इस्तेमाल किया वो पल्स लेते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और वो नई खातून यहाँ पे आई है, उसने मिलना मुनासिब समझा है, वो जानना चाह रही है कि भी अफगानिस्तान के बारे में इनके रवैये क्या है, इनकी सोच क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बात जो बाहर आई है वो यही है कि अफगानिस्तान के बारे में गुफ्तगू हुई है। साफ ज़ाहिर है कि अमेरिका समझना चाहता है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किन ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, किन ख्यालात के हामिल हैं, वो उन्होंने किया। पर इसके साथ साफ ज़ाहिर के मुल्क के अंदर जो हमने एक हड़बोंग मचा रखी है खुद, उस हड़बोंग का भी वो जायजा लेना चाहते होंगे कि उस हड़बोंग में इन लोगों का जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अहम पोजीशन के हामी हैं, ये उस हड़बोंग के में क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके अमेरिका में भेजनी होती है। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होता है, हमेशा होता रहता है, इसमें कुछ। लेकिन मुस्लिम लीग के सदर और नायब सदर से अलग बिल्कुल सही बात आपके सवाल है। देखिए, चीजों उस हड़बों के बारे में मुमकिन है कि मरियम का और शायद खान अब्बासी वगैरह का जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो,
और उस सरबोंग में के बारे में शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और वो दोनों मौक़िफ़ को समझ के अपना एनालिसिस करेंगे, तजिया करेंगी और उस तजिए को शेयर करेंगे अपने सीनियर्स के साथ। इसी तरीके से दुनिया में चीज़ें चलती हैं। एक तो इंटेलिजेंस है ना, खुफिया आपके बगिंग के जरिए और सैटेलाइट के जरिए और इन चीज़ों के जरिए, और एक है कि आप इन पर्सन मिलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंस है वो इंसानों के मिलने से ही हासिल होती है, पर्सन टू पर्सन, या मुकामी अखबारात पढ़ के हासिल होती है। ये आप याद रखिएगा। किसी मतलब अगर मुझे चकवाल के बारे में जानना है ना, तो चकवाल का मुकामी अखबार और चकवाल का मुकामी लीडर, जब तक मैं मुझे चकवाल के कुछ समझ नहीं आएगी, मुझे कोई पल समझ नहीं आएगी कोई चकवाल में क्या हो रहा है, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, माशरती तौर पे क्या हो रहा है। तो इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। खान साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंसान भाई साहब मौजूद है। आज का प्रोग्राम था। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।